बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजा निसार और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हूँ जिनका नाम है नसर इकबाल सरदार खान। ये जो है बिजनेसमैन भी हैं, इसके साथ साथ जो है चेयरमैन हैं फाइलुल खैर फाउंडेशन के। आइए इनसे बात करेंगे इनकी फाउंडेशन के बारे में और इनकी फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद के बारे में बात करेंगे। तो आइए इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी बिजी रूटीन में से मुझे टाइम दिया कि आपसे बातचीत की जाए। इसी जी के साथ वेलकम। जी इसी के साथ जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना जो है मेरे देखने और सुनने वालों को ज़रा डिटेल से इंट्रोडक्शन करवाइए। जी नसर इकबाल और मेरी बर्थ प्लेस जो है वो आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की तहसील बरनाला से है। इसका गांव है खुब पत्नी और हम वहाँ से बचपन में हिजरत करके आ गए थे आज से गालबन 30-32 साल पहले। और गुजरात के नवाई गांव है फतेहपुर, वहाँ पे इब्तदाई तालीम मेरी जो है वो थुब में है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तालीम यहाँ आके कंप्लीट की। होम्योपैथिक का मैंने किया, ग्रेजुएशन की और सऊदी अरब आ गया 2003 में। यहाँ से फिर मैंने डीएई सिविल का किया, चूंकि मेरी जो फील्ड थी वो कंस्ट्रक्शन फील्ड थी, तो उसी हवाले से फिर मुझे ये साथ जो है मुझे अच्छा लगा और मैंने कर लिया। और अरसा 18-19 साल से मैं सऊदी अरब में हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड। सही। तो सर ये जो आपने फाउंडेशन बनाई है ये कब बनाई और इसकी तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ बनाने का? फाउंडेशन जो है ये 2010 अक्टूबर में सन में कश्मीर जो हुआ था जलजिला का, तो उस हवाले से एक मीटिंग थी मेरे घर में और उसमें हम बैठे थे और इसका जो है वहीं से आगाज हुआ। जो इसमें जो रीजन कह लें या जो कैसे मैं इस तरफ गया, वो एक वाकया था। मैंने एक टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था किसी फैमिली का जो बड़ा दिलखराश था, बड़े उनके जो है वो टफ हालात थे, और उससे देख के फिर मैंने अपने बड़े भाई से मशवरा किया कि क्यों ना हम कोई ऐसा इदारा बनाएं जिसमें मुस्तहिक लोगों की मदद शुरू हो। तो बस ये वहीं से हमने जो है वो तकरीबन 5 फैमिलियों को माहाना राशन या उन्हें कुछ कैश देने का सिलसिला शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता बढ़ता आज 10 शोबा जात पे पहुंच गया है। 50 फैमिलीज हैं जिनको माहाना राशन वगैरह या उनकी मदद हो रही है और उसके अलावा 10 शोबा जात हैं, उसकी भी डिटेल आपको आगे देते हैं इंशाल्लाह। सही। तो सर इस फाउंडेशन के जो है इसका मंशूर क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, ये भी हमें ज़रा डिटेल से बताइएगा। जी इसका जो मशहूर है अगराज़ व मकासद, मंशूर ये है कि हम ना उन लोगों की मदद करें जिनका कोई भी सहारा नहीं है, मतलब एक तो उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें, गिरदोनवा में देखें, तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज मिलेंगी। एक बेवा खातून है, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसके पास कहीं से भी कोई आसरा नहीं है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि उसके भाई हैं, उसके चचा हैं या वालदैन या देवर जेठ कह ले अपनी जुबान में, कि वो उनकी जरूर मदद करते होंगे, लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं, उनके हालात को देखते हैं, तो पता चलता जी फलां मामू ने पिछले साल 5,000 दिया था, फलां ने जी 2,000 की मदद की थी, फलां ने। अब हम देखते हैं कि 2,000 5,000 एक साल के अंदर अगर किसी ने दिया तो उसके रोजमर्रा के अखराजात कैसे पूरे होंगे। अगर हम अपने हालात को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं, तो हमारे लाखों में भी पूरे नहीं होते। तो उन्हें अगर कोई 6 माह में, 4 माह में या 10 माह में आके थोड़ी सी मदद करते, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि वो पूरा साल उससे निकाल लेंगी। ये चीजें सोचते हुए जो है ना उसको हमने रखा है कि बिल्कुल जिन लोगों का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनकी मदद की जाए। उनके लिए हमने 10 शोबा जात बनाए हैं। पहला है कि महाना इमदाद। महाना इमदाद में ये होता है कि हम उन्हें कुछ कैश देते हैं। अभी तो हम छोटी अमाउंट ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बिजली के बिल वगैरह या कुछ ना कुछ छोटे अखराजात के लिए काफी है। 50 के करीब फैमिलीज हैं जिन्हें हम महाना मदद कर रहे हैं और ये पूरा साल करते रहते हैं। उसमें हम राशन नहीं देते किसी को। ये राशन हमारा जो वो कोविड का जब ये आया था 2002 में, उस टाइम हमने किया था, लेकिन असल में हमारा मकसद जो है वो और है कि हम किसी को भी मच्छी देने की बजाय मच्छी पकड़ने का तरीका सिखाने पर अमल करें। ये वो फैमिलीज हैं जिन्हें हम बेसिक इसलिए देते हैं कि कम अज कम उन्हें बिजली के बिल या किसी बीमारी के में दवाई के लिए जो है वो
कहीं से भी मांगना ना पड़े, चले उनका ये चल जाए। बाकी इससे ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे कि उन्हें ये भी आदत ना पड़ जाए कि हमने कोई एफर्ट नहीं करनी। उन खवातीन के लिए हमने एक शोबा बना दिया आगे, जो है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट का, वो सिलाई कढ़ाई सीखे, हम उन्हें सिलाई मशीन भी देंगे, और अगर वो अच्छा कपड़ा सीती हैं तो हम उन्हें कस्टमर भी देंगे स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह के लिए, नहीं तो कम अज कम अपने मोहल्ले में करें। इसमें हमारा पहला शुबा मैंने आपको बताया कि मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी माहाना मदद। दूसरा है हमारा एम्बुलेंस सर्विस। में थोड़ी थोड़ी इस पर रोशनी डालता जाऊंगा, अगर आपका सवाल होगा या कोई भी अगर सवाल करता कमेंट में तो उसका जवाब भी दे देंगे इंशाल्लाह। एम्बुलेंस सर्विस दूसरा शुबा है, उसमें हमारी 10 एम्बुलेंसेज हैं। उनमें जो है हम डेड बॉडी मुकम्मल फ्री, दूसरे नंबर पे जो है वो रोड एक्सीडेंट बिल्कुल फ्री, और तीसरा मुस्तहिक फैमिलीज जिन्हें हम वैसे भी मदद कर रहे हैं, और अगर कोई हमारे पास मुस्तहिक आती भी है तो उसकी पिक एंड ड्रॉप जो है वो बिल्कुल फ्री है। चौथे नंबर पे 2 गाड़ियां हमने डायलिसिस सेंटर को दी हुई हैं। चनार डायलिसिस सेंटर है बिम्बर में, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। उन्हें 2 एम्बुलेंसेस दी हुई हैं, एक छम्ब जोड़ियां से लेके जो बिम्बर तक आ रही है गाड़ी, दूसरी चौकी समानी से लेके कोटला से भी कोटला तक जाती है, और ये बिम्बर का एरिया सारा वो कवर कर रही है। वो घर से पेशेंट को उठाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट उसका करवा के डायलिसिस करवाने के बाद घर जाके वापस छोड़ते हैं, उनसे कोई चार्जेस नहीं हम लेते। अच्छा, उसके बाद जो है एक लिमिटेड सा किराया इसका रखा हुआ है जो साबे उस्ताद है उनके लिए भी, मतलब उसे आप कह लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कि हम ना कुछ कमा रहे हैं ना हम कुछ उनसे ले रहे हैं, दे रहे हैं उन्हें, कि जितना उसका खर्चा आता है उसके हिसाब से एक 12 रुपए 13 रुपए किलोमीटर फी जो है ना वो फी किलोमीटर उसका रखा हुआ है। तो ये एम्बुलेंसेस चल रही हैं। हम हर साल एक गाड़ी जो है कम अज कम एक गाड़ी हर साल में जरूर लेते हैं, उसके लिए मुखैर हज़रात से अपील कर लेते होते हैं। अपील का तरीकाकार यही होता है कि एक वायरल मैसेज या फेसबुक पे शेयर कर दिया। आज तक कहीं पर्सनल नहीं गए, लेकिन आगे इंशाल्लाह इरादा है कि चलें इसको थोड़ा वसी करने के लिए हम पर्सनल भी दोस्तों से मिलें। इसके बाद आ जाता है हमारा शोबा, मैं थोड़ा सा इस पर नजरसानी भी कर लेता हूँ। अच्छा, डिस्पेंसरी और अस्पताल, ये कोट जैमल के मकाम पे हमारी डिस्पेंसरी चल रही है, वो पिछले 3 साल से काम कर रही है। MBBS डॉक्टर, एक डिस्पेंसर होता है, मेडिसन मुकम्मल तौर पे फ्री, चेकअप मुकम्मल तौर पे फ्री। अगर कोई साब इस्ताद आ जाता वहां पे तो हम उसे अपील करते होते हैं कि आपको हम चेकअप आपका फ्री कर देते हैं, आप मेडिसिन जो है वो पैसों से खरीद लें बाहर से, लेकिन चेकअप आपका मुकम्मल फ्री है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गायनी भी बैठी हुई है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी रखी हुई है, ताकि जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है वो लेडीज को एक पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या पोजीशन जा रही है, और आखिरी टाइम पे वो डॉक्टर कह देते हैं कि आपका तो सिजेरियन था, आपने तो पहले इतना कुछ चेक भी नहीं करवाया, ताकि ये भी साथ जो है होता रहे। अच्छा, उसके बाद ना एक शोबा हमारा चौथे नंबर पे हुनर सब के लिए। इसमें हमने सिलाई स्कूल बनाए हुए हैं, 6 सिलाई स्कूल इस टाइम हमारे काम कर रहे हैं। उसमें मुस्तहिक बच्चियां मुकम्मल तौर पे फ्री हैं। जब वो अपनी स्टडी अपने वो हुनर सीख लेती हैं, उनको डिप्लोमा भी दिया जाता है और उनको सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वो घर जाके काम करें, अपने मोहल्ले के कपड़े सिएं और घर के अंदर ही अपनी चारदीवारी के अंदर अपने कारोबार को चलाएं। 5वां शोबा है तालीम सबका हक। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ी थोड़ी रोशनी साथ में डालता जाऊं, इनके जो सरबराहान है उनका भी हल्का हल्का जिक्र होता जाए, ताकि एक ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। जाहिर है हमारा प्रोग्राम भी इतना लंबा नहीं है। एम्बुलेंस सर्विस जो है उसके सरबराह हैं डॉक्टर करामत साहब हैं। अच्छा, इसी तरह जो महाना इमदाद है उससे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सर इलियास साहब, वही डील कर रहे हैं। डिस्पेंसरी अस्पताल भी डॉक्टर करामत साहब ही साथ देख रहे हैं। हुनर सब के लिए सर इलियास साहब अभी देख रहे हैं। तालीम सबका हक जो है इसमें हम कर रहे हैं कि मुस्तहिक बच्चों को पहले मरहले में हमने लिया गवर्नमेंट स्कूल्स के, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तो मैट्रिक तक किताबें फ्री हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये सिलसिला नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया कि जो मुस्तहिक बच्चे हैं पहले गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, उसके बाद सेकंड पे प्राइवेट स्कूलों को रखा है। उन्हें हम यूनिफॉर्म लेके देते हैं, उनकी बुक्स लेके देते हैं, उसके बाद पूरा साल उन्हें हर माह 300 रुपया महाना देते हैं, जिससे वो अपनी कॉपी पेंसिल और जरूरत की जो भी इसको चीज की जरूरत हो वो पूरी करता रहे। इसको देख रहे हैं मास्टर महमूद जलाल साहब। और बाद में मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करूंगा कि इन शोबाजात को हम चलाते कैसे हैं। आगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यूनिट, इससे अमजद गजन साहब जो हमारे साबका सदर हैं प्रेस क्लब बरनाला के, माशाल्लाह मारूफ बिजनेसमैन है। वो ना आवाज का इशू आ रहा है, तब इंटरप्ट हो रही है ज्यादा या थोड़ी कम है? नहीं, थोड़ी हो रही है। जी जी, मतलब स्लो है या कटिंग आ रही है उसमें?
इंटरप्ट होती है ना, मतलब कटिंग होके आधी बात समझ आ रही, आधी नहीं आ रही, इस तरह से। अच्छा, अब देखें अब कैसी है। जी अब ठीक है। वो हाँ आई थिंक जब चलिए, थोड़ा सा फासला होता है ना आपका लैपटॉप से, तो शायद इसलिए मसला होता है। मे बी चले, मैं थोड़ा सा नजदीक ही रह के करता हूँ। अच्छा, वाटर जी फिल्ट्रेशन प्लांट की बात कर रहा था। ये ना अगर हम बरनाला को देखें तो बरनाला से ऊपर ना एक शिमाली इलाका जात का एक सिलसिला शुरू होता है, पहाड़ी इलाका। वही बेसिकली मेरी बर्थ प्लेस भी है। वहां पे पानी का बड़ा इशू है, जेरे जमीन पानी नहीं है, और तालाब बना के हमें जो है वो पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसमें जानवर भी और इंसान भी सारे एक ही जगह से यूज करते हैं। तो वहां पे हमने जो है वो शुरू किया था फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, कि पहले हम वहां पर डैम बनाते थे, डैम बनाने के बाद जो है वहीं से आगे पाइपलाइन लगा के गांव के अंदर टैंकी बना के वहां फिल्टर प्लांट लगाते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करीब 19 मिनी डैम उस एरिया में कुछ बनाए, कुछ बने हुए को जो है वो रेनोवेट किया, और 11 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उस एरिया में, और कुछ बरनाला, बिम्बर और आगे बड़हिंग तक जा चुके हैं। कोई बीच में मुख्तलिफ जो गांव है जहां जहां पानी खराब है, 11 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुके हैं, और 2-3 जो है हमारे प्रोसेस में चल रहे हैं। और अभी रमजान के महीने में वहां पे जाहिर है पानी का वो ज्यादा मसला बन जाता है, खवातीन बहुत दूर दूर से पानी लेके आती हैं। तो रमजान के महीने में हम डेली 6 टैंकर जो है वाटर टैंकर भेजते हैं उस एरिया में, जो घर घर जाके पानी देते हैं। ये सिलसिला पूरा महीना चलेगा, इसके ऊपर हमारा 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन हर साल ये कर रहे हैं जब तक को मुस्तकिल उसका कोई हल नहीं हो जाता। अच्छा, इसके बाद ना ब्लड बैंक ग्रुपिंग, इसके सरबराह हैं अहमद शकील राजपूत साहब हैं, और इसमें यह है कि हमने माशाल्लाह से ब्लड के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास करीब कह लें कि 3-4 हजार डोनर्स तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे हम एक डिस्ट्रिक्ट में 50,000 रुपए लेके जाना चाह रहे हैं, और साथ एक हर तहसील में एक ब्लड बैंक में हमारे पास जो है वो तकरीबन कह लेंगे हर ग्रुप का 10 यूनिट जो है वो कम अज कम ब्लड सेव होगा इंशाल्लाह। रमजान के बाद इसको रेगुलर हम शुरू करेंगे। मेरी अहमद शकील साहब से हुई थी इस पर ब्रीफ, बड़ी डीपली डिस्कस हुई थी कि हम एक दिन रखा करेंगे हर वीक में, ताकि हम जो है वो देहातों में जाके कह लें कि एक एक घर से 18 साल से 45 साल के जो भी मर्द हजरात हैं उनकी ग्रुपिंग करें, उन्हें बाकायदा कार्ड दें। उसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो हमें उसका ब्लड ग्रुप का पता चल जाएगा, एक उससे खुद भी पता होगा, और खुदा ना खास्ता अगर उसी बंदे का कोई एक्सीडेंट या उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है तो रिकॉर्ड हमारे पास फौरन मौजूद होगा कि फलां बंदे के लिए फलां ब्लड हमें दरकार है। तो इंशाल्लाह इस पे जो है हमारा जो अगला टारगेट है वो है कि हम रमजान के बाद इससे बड़ा स्पीड से काम इसको शुरू करेंगे। इसके आगे मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम, ये शोबा बेसिकली मेरी वालदा से रिलेटेड है, अल्लाह उनकी मगफरत करे। मैंने जो है वो अपना इसमें अपनी फाइनल खैर फाउंडेशन में इस टाइम अपनी इनकम का जो है वो 40% ऐड कर रहा हूँ। 25 था, 15 वालदा अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी डेथ के बाद उनके नाम का ऐड किया। वो बच्चियों की शादी में बड़ी इंटरेस्टेड रहती थी और उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही, तो ये 15% जो है फिर उनके लिए रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में हमारा कोई 10 लाख से ज्यादा तक अब हम जो है सपोर्ट कर चुके हैं। कैश की सूरत में देते हैं, कोई चीज नहीं बना के देते कि अगर जहेज का लफ्ज आए तो शायद वो भी दीन में उसका ना ऑप्शन हो, लेकिन हम उन्हें कैश दे देते हैं, वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें उसमें कर लें। अच्छा, इसके बाद 9वां शोबा जो है हमारा वो है हेपेटाइटिस सी फ्री प्रोग्राम। ये जो हेपेटाइटिस सी फ्री प्रोग्राम है ये एम शकील साहब के शोबा से निकलता, ब्लड बैंक ग्रुपिंग से। जब हमें कोई डोनर ब्लड देता है तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें अगर कोई हेपेटाइटिस का मरीज आ जाए तो उसकी हमने ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे फ्री करनी होती है और उसका पूरा इलाज। अच्छा, उस पेशेंट के साथ क्या होता है कि हमें पूरा डाउट हो जाता है कि इसके घर वालों का भी इशू होगा, तो फिर उस बंदे के टेस्ट के साथ साथ उसके घर वालों के भी टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर उनका जो है वो 4 माह का जो है वो एक कोर्स करने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन जा रही है। 10वां शोबा हमारा है साहिबान अल खैर। साहिबान किसी को भी देना, आप उसकी छतरी, उसका घर। हमारे आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा लोग, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है, लेकिन चूंकि हम काम आजाद कश्मीर में कर रहे हैं तो मैं वहीं की बात करूंगा। ऐसे घराने मौजूद हैं, चारदीवारी का तो तस्वर है ही नहीं, बाथरूम का तस्वर नहीं है देहातों में बिल्कुल। अच्छा, बुजुर्ग हैं, खवातीन है, बच्चियां घर में, बाथरूम नहीं, उन्हें कितनी दफा हाजत के लिए जाना और कितने मसाइल का शिकार रहती हैं। जहां पे बच्चियां हैं या बुजुर्ग हैं जो आप नहीं ज्यादा आगे चल सकते तो हम उनके घर में बाथरूम बना के देते हैं उनको,
जिनका एक कमरा है उन्हें हम दूसरा कमरा बना के देते हैं, जिनका घर प्लस्तर नहीं है, मनहदम होने वाला, या एक कमरा, उन्हें हम प्लस्तर करके देते हैं। मतलब ये है कि कम अज कम हमारी नजर में ये हो कि एक हर घर के हर बंदे के पास अपने 2 कमरे, किचन बाथ जरूर हो, यानी छोटी फैमिली के लिए कम अज कम इतना आसरा जरूर हो। तो ये जो है साहिबान अल खैर है। इससे अंसर चौधरी साहब देख रहे हैं, अंसर किराना स्टोर, माशाल्लाह अच्छे बिजनेसमैन और बड़े दर्दे दिल रखने वाली शख्सियत है। ये 10 शुबे हैं, और 11वां जो है वो मैंने यहाँ आके शुरू किया था, कैदियों की रिहाई वाला, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो थोड़ा सा हेल्दी है, अलग से कर लेते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपने जो है एक मतलब मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और उनके ज़रिए जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कमेंट्स भी हमें आ रहे हैं, मैं ऐड करना चाहूँगी। सैफुर रहमान ने कहा है माशाल्लाह, एंड और अहमद शकील राजपूत भी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा सच अ ग्रेट पर्सन। तारिक अजीज़ साहब हैं, उन्होंने भी ग्रेट कहा है। और इसी के साथ जो है आप देख लें, कोई सवाल किसी का है तो उसको हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही चेक कर रही हूँ कि किसी का क्वेश्चन हो तो। सर फिलहाल किसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल जो है वो करना चाहूँगी कि जितनी भी आपने जो है डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट, इनके जो सरबराह हैं, जैसे आपने बताया सबके अलग अलग नाम लेके, तो ये जो है क्या खुद से उन डिपार्टमेंट्स को डील कर रही हैं, या जो ओवरऑल इनके जो फंड्स जो हैं वो कौन दे रहा है, मतलब सपोर्ट कौन कर रहा है? चलिए, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर लूं कि एक हमारा क्राइटेरिया बना होता है, एक फॉर्मेट कह लें कि उस फॉर्मेट के तहत उन्होंने काम करना, लेकिन हर शोबे का जो सरबराह होता है वो खुद मुख्तार होता है, वो जो भी एक्स्ट्रा उसमें करना चाहे वो कर सकता है। तरीकाकार हमने जो क्राइटेरिया बनाया वो ये है कि एक तहसील के अंदर एक सरबराह हो, मतलब जैसे अहमद शकील साहब हैं, मास्टर महमूद साहब हैं, डॉक्टर करामत साहब या मोहतरम अमजद भाई हैं, कि वो अगर एक शोबे के सरबराह हैं तो उस तहसील में हमने देखना है कि हमारा मकसद असल में कि हम बिल्कुल एंड वाले घर तक पहुंचे, मतलब गांव के जो आखिरी घर है वहां तक हमारी रसाई कैसे हासिल हो। हम शहरों में काम बहुत कम करते हैं, हमारा मकसद ये है कि देहातों के अंदर काम करना, जहां कोई भी एनजीओ इतनी जल्दी से नहीं पहुंचती, हम हुकूमती इमदाद वहां पर नहीं पहुंचती, और हमारा तरीकाकार भी यह है कि हमारी गाड़ी भी लास्ट गांव के अंदर जाके खड़ी रहे, जो एम्बुलेंस है। उसमें यह है कि पहले सरबराह, और सरबराह हर यूनियन काउंसिल से एक अपना इंचार्ज बनाता है कि जो उस पूरी यूनियन काउंसिल को देख रहा होता है। कि इस वक्त मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि तहसील बरनाला जो है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसकी 9 यूनियन काउंसिल है, तो अगर एक सरबराह तो उसके अंडर 9 इंचार्ज आएंगे। आगे फिर इंचार्ज ने क्या करना कि उसने हर गांव तक रसाई हासिल करने के लिए एक एक कोऑर्डिनेटर बनाना है हर गांव से। अब कोऑर्डिनेटर जो है वो गांव का है, उसने अपने गांव से 5 अपने साथ मेंबर्स बनाने हैं। मतलब ऐसे हमारा जो है वो एक शोबा मिनिमम 60-70 लोगों का वो ग्रुप बन जाता है कि ऊपर सरबराह है, सरबराह के नीचे 9 यूनिट इंचार्ज हैं, यूनिट इंचार्ज जो है आगे 20 गांव है अगर, तो 20 गांव से वो अपना एक एक कोऑर्डिनेटर लेंगे। अब 20 अगर 3-3 भी लेंगे तो 60 उसके साथ जो है वो मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। अब वो एक मेंबर भी किसी गांव का कोई हमारे पास केस आता तो हम सीधा अपने इंचार्ज को फोन करते हैं, इंचार्ज आगे कोऑर्डिनेटर से पूछता, कोऑर्डिनेटर मेंबर्स की मदद से उसकी तहकीक करके फौरन हमें वापस दे देता। अच्छा, फंडिंग जो होती है वो पहले नंबर पर तो सारी मुश्तरिका हो रही होती है, जो जिस भी शोबे का कोई कर रहा हो वो करने के बाद हमारे हेड ऑफिस में भेज देता है। ठीक है, अब हेड ऑफिस से सारा फंड जनरेट होके दोबारा उनकी जरूरत के मुताबिक उनके पास वापस जाता है। उसकी वजह उसके साथ हमारा जो ऑडिट है वो भी कंप्लीट होता जाता है, चेक एंड बैलेंस जो है वो हमारा होता जाता है। हमने हर शोबे का मखसूस फंड रखा होता है कि इस साल में हमने इस शोबे पे इतना खर्च करना है, इस पे इतना करना है, इस पे इतना करना है। सरबराह को ये जो है वो इजाजत होती है कि उसमें अगर 10-20% एक्स्ट्रा भी लगाना चाहे वो लगा सकता है। यानी फंडिंग जहां से भी हो रही है वो सारी हमारे जो है वो उसमें आएगी, हेड ऑफिस में आएगी, हेड ऑफिस से फिर दोबारा जो है रसीद के साथ वो लेके जाते हैं, रसीद के साथ ही वो जमा करवा रहे होते हैं। जी सही। सर यहाँ पे सवाल किया है अब्दुल वाजिद साहब ने, उनके नासिर भाई से सवाल है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ ताउन किया या आपने रुजू नहीं किया?
हाँ, मैं वाजिद भाई को कहूंगा कि गवर्नमेंट का इतना तावन है हमारे साथ कि 10 साल से हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लगे हुए हैं। और जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं हम उन्हें देते हैं, उसके बाद फिर 2-3 माह के बाद एक और डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, वो हम उनको दे देते हैं, और ऐसे ही चलता आ रहा है। और अभी तक उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हो रहा है कि मैं मिनिमम 3 से 4 एम्बुलेंसेस हर साल जापान से खुद जाके ला सकता हूँ। यानी मेरे दोस्त इतने हैं, सोर्स इतने ज्यादा है, मैं फंड नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ उन लोगों से सिर्फ रजिस्ट्रेशन की वजह से। मैं यकीन माने आज सिर्फ और सिर्फ फंड उनसे ले रहा हूँ जिन्हें मैं पर्सनल जानता हूँ और उनका रिकॉर्ड अपने पास रख रहा हूँ। मैं ओपनली फंड राइजिंग नहीं कर रहा, मैं किसी दोस्त को ये मशवरा नहीं दे रहा। मैं खुद इतने मुल्क साल में एक आध तो मैंने जरूर घूमना होता है, और इससे भी ज्यादा मैं तो जाहिर है जब हो जा सकता हूँ मैं फंड रेजिंग कर सकता हूँ, और आके मैं कुछ भी नहीं तो 4-4 5-5 गाड़ियां जो है वो हर साल इकट्ठी कर सकता हूँ। लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने, गवर्नमेंट पैसे तो दूर की बात है, एक इदारा जो इतना नीट एंड क्लीन है, पिछले 11 साल से काम कर रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन करना तो उनका हक बनता है। अभी तक तो वो नहीं हमें उन्होंने करके दिया, इससे ज्यादा उम्मीद क्या रख सकते हैं। लेकिन मैं तो उसी पे बिलीव कर रहा हूँ कि अपनी मदद आपके तहत जो करना है वही हमने करना है। जी सही। तो सर, सोसाइटी से जो आप फंड जनरेट करते हैं, इसमें कितनी मुश्किलात आपको आती हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, फंड तो जब स्टार्ट था तो बड़े बड़े बातें सुनना पड़ती थी लोगों से, और उस टाइम फंड भी कोई खास इतना कोई नहीं देता था। फिर मैंने छोड़ ही दिया था बिल्कुल ही कलेक्शन करनी, और कम अज कम ये 2-3 साल तक तो स्टार्ट में मैं मांगा ही नहीं किसी से। और पहले मैंने अल्लाह ताला से वादा किया था 2.5% का, फिर 5 पे चले गए, 7.5 पे चले गए, बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह 40% थे, वही एक अच्छा खासा अल्लाह ताला दे रहा है। मैंने तो वो एक फार्मूला अल्लाह से लिया था और अल्लाह से तिजारत की, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% कह लें कि अपनी एनजीओ का जो है वो मुझसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और बाकी वो खामोश दोस्त हैं जो बिना किसी तशहीर के कर रहे हैं, और समझ लें कि ये टोटली वही दायरा कार है जो बड़ा पर्सनली जानता है, उन्हीं से कर रहे हैं। मांग कोई नहीं रहे किसी से। एक वायरल मैसेज मैं कभी कभी शेयर करता हूं, या दोस्त करते हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, अगर कोई उसमें हेल्प करना चाहे तो वो आ जाए। पर्सनली किसी को मैसेज नहीं, पर्सनली अभी किसी के पास जा नहीं रहे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, हम कम अज कम दोस्तों के पास जाएं, उन्हें हम अपनी सारी चीजें बताएं और उन्हें ऐड करें। बल्कि हमें टीम की बड़ी अशद जरूरत है। आपने देखा ही होगा कि एक शोबा के लिए हमें करीब 100 बंदे की जरूरत है, 100 वॉलंटियर की जरूरत है। तो 10 शोबे के लिए तो हमें मिनिमम 1000 एक तहसील के अंदर चाहिए। तो वो मैं यहीं आपके साथ ही अपील कर देता हूं कि बाशऊर जितने भी दोस्त हैं वो आगे आए। ये देखिए, ये आपके अपने इलाके में काम हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा दोस्त सवाल करते हैं कि नसर भाई, आप तो गुजरात जाके रह रहे हैं, आप तो इधर आते ही बहुत कम है, फिर आप काम गुजरात क्यों नहीं कर रहे, आप काम क्यों यहाँ पे कर रहे हैं? तो मैं इसका इजाफा कर दूं कि देखिए, मेरा बचपन वहां पे, मैं आज भी अगर कोई ख्वाब देखता हूं तो मुझे वो इलाके नजर आते हैं उस ख्वाब में, यकीन करें। उसी एरिया के सारे हमने वो बचपन में बड़ा मुश्किल वक्त देखा था। मुझे पता मेरे वालिदैन ने वहां से हिजरत क्यों की, उसका रीजन था कि वहां पे वसाइल ही नहीं थे। वो अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते थे। छोटे छोटे बच्चे 3-3 4-4 किलोमीटर चल के कहाँ जाएं, वहां पे स्कूलों की हालत ही नहीं है। मैंने साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 स्कूलों की रेनोवेशन की है। कुछ कुछ एक स्कूल तो ऐसा था जहां दरख्त के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, वहां पे उनको 2 रूम्स की बात बना के दिया कि कम अज कम। और फिर सबको कहा यार जहां नहीं है मुझे बताओ कि कम अज कम हम इसके ऊपर करते हैं कि उनके बैठने की जगह तो बन जाए, धूप और छांव में तो का तो इशू मामला उनका हल हो जाए ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो आप आगे आए, ये अपने आपके इलाके में काम हो रहा है और आपके लिए काम हो रहा है। ये मेरी नौजवानों से जो है वो अपील है कि आप इसमें शामिल हों। जी सही। सर, अहमद शकील साहब का यहाँ पे जो है वो सवाल है कि नसर भाई से सवाल है, क्या एक सोशल वर्कर को रवायती सियासत का कहाँ तक हिस्सा होना ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं? जी, मेरा ख्याल है जहां तक के सियासत में तो 1% भी नहीं। मतलब मैं खुद पहले कभी कभी मुख्तलिफ सियासी जो होती थी पोस्टें, मैं उनमें कमेंट्स कर दिया करता था, और बिला तफरीकी होते थे, किसी खास के लिए नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले साल 1.5-2 साल से मैंने किसी भी सियासी पोस्ट पे कमेंट भी करना मुनासिब नहीं समझा। मैं चूंकि इसका हेड हूं, तो अगर मैं मुतनाज़ा हो जाऊंगा तो फिर तो जाहिर है एक ही पार्टी के वो बन के रह जाएगी। मेरे दोस्त माशाल्लाह सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, मैंने आज तक उनको मना नहीं किया और बनता भी नहीं मना करना। कि मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा दरख्त बने, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें हर मकतबा फिक्र के दोस्त शामिल हों,
इसमें सारी सियासी जमातों के दोस्त शामिल हों ताकि ये गुलदस्ते की शक्ल बन जाए ना, इसमें इस बाग में हर तरह का फूल आपको मिले। लेकिन इस तंजीम को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं है, ना मैं मुझे ना किसी भी वर्कर वॉलंटियर किसी को भी नहीं है। मतलब ये है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सियासी जमात से ना हूं ना जाऊंगा, लेकिन जो दोस्त हैं उन्हें यही तलकीन है, बल्कि आज तक हुआ भी नहीं ऐसा कि उन्होंने किसी जगह पे इस तंजीम को जो है वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो, वो कोई फंड। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक हमने किसी की भी मदद करते हुए एक तस्वीर भी नहीं खींची। मतलब हम 11 साल से 50 बेवा औरतों की मदद कर रहे हैं, और यकीन माने कि मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आया हूँ, तो मेरे कजन है जो प्रेसिडेंट है फाइल खैर फाउंडेशन के, तो उनके मैं घर में था, तो कोई माई बुजुर्ग थी, वो वहां पर आई हुई थी, मुझे कहती हैं आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा मैं तो नहीं आपको नहीं पहचाना सका। तो मेरी मिसेज भी साथ थी, तो फिर उनको कहा कि मैं तो ऐसे ये मदद करते हैं तो आई हूँ। तो 11 साल से तो इनको इतना ही नहीं पता कि मेरी मदद कर रहे हैं। तो यकीनन मैं किसी एक या दो फैमिली को जानता हूँ, बाकी को मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जिससे रिलेटेड होता है उन्हीं का ही सारा वो तरीका कार है। वही हमें जान के भी क्या करना, जब हमने इसका अजर अल्लाह से लेना तो फिर उनके चेहरे पर देख के हमें क्या मिलेगा। सही। तो सर 11 मतलब आपने कहा कि 11 साल से हम उनकी उस खातून की हेल्प कर रहे हैं, तो आप नए घराने मतलब नहीं लेते, या जिस घर को आप एक ही दफा कर रहे हैं सपोर्ट उसी को करते रहते हैं सपोर्ट? अब तक हमारे पास ऐसा हुआ कि मिनिमम 15 के करीब ऐसे घराने जिनको हम देते थे वो उसमें से निकल गए, और ऐसे ही 15 समझ लें कि नए ऐड हो गए। हमने 5 से शुरू किया था, 50 पे अभी पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता कि हर साल हम जो है उनकी एक दफा पूरा डाटा चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर 11 साल पहले जिस फैमिली का बच्चा 10 साल का था, तो इसका मतलब आज 21 साल का हो गया, तो 21 साल का बच्चा तो कमाने वाला हो गया, तो हम उन्हें फिर स्किप कर देते हैं। या हम देखते हैं कि उनके कोई ना कोई वसाइल बन जाए। हमारे 3-4 तो ऐसी फैमिलीज हैं जो जिनको हम सपोर्ट करते थे, वो खुद ही बेचारे फोत हो गए। एक बंदा था घर का, और वो भी समझ लें कि उसमें से निकल गए। और इनमें ऐड भी साथ साथ करते हैं जो मुस्तहिक हमें मिल जाती हैं। मतलब उसको हर साल हमने चेक करना होता है कि इसके हालात अब कैसे हो गए, इसे रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। अब जो खातून हमें मुझे मिली थी, वो मेरे ख्याल में अकेली, उनका कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो वो तो जब तक उनकी आखिरी सांसें हैं हमने उनकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारा ये नहीं है ना कि हम एक माह सिर्फ मदद करेंगे, हम उनकी पूरा साल करते हैं। फिर अगर उन्हें कहीं मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो देते हैं, अगर उनको कोई इश्यू बनता है, कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, वो भी सपोर्ट करते रहते हैं साथ में। शकील साहब ने कहा है कि मगर सियासी इख्तिलाफात में फाउंडेशन को नुकसानात के चांसेस नुमाया रहते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी सोसाइटी इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एनजीओ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी सियासी मकसद के लिए चली नहीं, लेकिन मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो हैं वो सरबराह हैं अपने मुख्तलिफ शोबा जात के, सियासत में जाने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि मुझे वो नजर ही नहीं आ रहे एक अरसे से। मतलब उनके काम नहीं, वो किस तरफ वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो सारा काम सियासी जमात को दे रहे हैं। तो मैं उन्हें जो है इसी देख रहे होंगे इंशाल्लाह कि मैं अपील उनके आगे कर देता हूं कि खुदारा आप कम अज कम 50% अपना टाइम जो है वो इस इदारे को दें। सियासत के 5 साल होते हैं, अगले 5 साल पता नहीं कौन सी सियासी जमात में आ जाना, लेकिन ये पूरी जिंदगी रहने वाली चीज है। ये वो सदाबहार दरख्त है जिसका साया हमेशा सबके ऊपर रहना इंशाल्लाह। तो ये बड़ा हकीकत में मशकील साहब की बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि हमें जो है वो जो ये काम ऐसे हैं कि इसमें वर्कर 24 आवर उसको जो है ना उसमें वर्क करना पड़ता है। एक एम्बुलेंस वाले बंदे को समझ ले जो सरबराह है, उसे 24 घंटे इमरजेंसी के साथ लड़ना है। मिनिमम जो है 10 गाड़ियां आप कह लें कि 300-400 महीने का जो है वो पेशेंट मूव करती हैं, तो उसके लिए तो उन्हें इतनी कॉल्स तो लेनी पड़ती हैं। फिर बीच में बहुत ज्यादा ऐसी कॉल्स आ जाती हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता, कोई सवाल कर रहे हैं, कोई ना कोई डोनर है, कोई ये मालूमात ले रहा है कि आपने गाड़ी कितने की ली, कोई ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ये चीजें तो उन्होंने अपने काम के साथ साथ उसकी वजह देखिए, ये सारे होते हैं वॉलंटियर, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जो रजाकार है उसने तनख्वाह तो लेनी नहीं है, वो तो पाबंद नहीं, ये तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। और जो काम अल्लाह की रजा के लिए की जाते हैं वो अपने काम के बीच में से किए जाते हैं, समझ रही है ना। तो इसमें इसका सारा अजर अल्लाह की तरफ है। लेकिन
मेन जो है वो यही है कि अपने काम के साथ साथ हम इसको भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। सही। सर आपने जो है 10 अपने शोबा जात का जिक्र किया, 11वें का आपने कहा कि कैदियों के हवाले से है, तो उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ जी, मैं चूंकि 18 साल से सऊदी अरब में हूँ, ये मेरा दूसरा घर है। बल्कि इस दफा मैं जब आया हूँ तो यकीन माने, मैं जब क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइटें बंद हैं और बहरीन के रास्ते में आया, और जब मैं बहरीन को क्रॉस कर रहा था तो मेरे ना, जैसे वो एक लफ्ज हम बोलते होते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, वो मेरे मुझ पे वो कैफियत हुई ऐसे कि जैसे कोई बंदा अपने मुल्क में वापस आता है और उसकी वो कैफियत होती है। मैं 3 माह पाकिस्तान रह के आया हूँ और मैंने फील किया कि ये हकीकत में मेरा दूसरा नहीं, ये तो पहला घर बन चुका है। मतलब मैं 18 साल जिंदगी के यहाँ पे गुजार चुका हूँ, और वहां तो मेरी टीन एज थी, मेच्योर एज सारी मैंने यहाँ की, बिजनेस सारा मैंने यहाँ डेवलप किया, तो ये मेरा एक्चुअल घर जो है ये बन चुका हुआ। तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पाकिस्तानी बेबस पड़े हैं जेलों में और उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, एक तो जराइम पेशा लोग हैं, वो तो पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी उन्होंने तो अपनी एक सजा, अपने जुर्म किए की सजा भुगत रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा लेन देन, कभी किसी धोखे में आके फंस के पैसा फंसा लिया, कभी कोई कारोबार करने लगे और नुकसान कर लिया, तो वो लोग थे और इनकी तादाद भी अच्छी खासी थी जेलों में। तो मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया आज से 6-7 साल पहले। लेकिन वो काम कैसे हो रहा था कि साल में 1-2-3 कैदी छूट रहे थे, मतलब जितनी मेरी इस्तात थी उस हिसाब से। फिर जब ये कोविड का सीन आया कोरोना में, तो मैं उसी दौरान एक मेरा चक्कर लगा कौंसलेट का, तो कौंसल जनरल साहब से बैठ के डिस्कस हुई कि कुछ ऐसे कैदी हैं, तो उन्होंने लिस्ट निकाल के दी, 103 के करीब थे। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम बिजनेस कम्युनिटी को इसमें शामिल करते हैं। 4 रुकनी टीम हम बने, मैं था, 2 कौंसल थे और कौंसल जनरल थे। चारों बंदों ने जो है उसके ऊपर पूरा वर्क किया और हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए और दोस्तों को उसमें ऐड किया। फिर हम एक एक केस को लेते, उसकी मुकम्मल तहकीक करते। तहकीक करने के बाद सबसे पहले उस कैदी को रिक्वेस्ट करते कि अगर आपका मिसाल के तौर पे 10,000 का बिल है, 10,000 रियाल, मतलब वो 4 लाख पाकिस्तानी बन जाता है, तो आप अपनी तरफ से कितने इसमें ऐड करेंगे। उसमें ये होता है कि जो बंदा जेल में फंसा है ना, वो अपने तौर पर बड़ी कोशिश कर रहा होता है। कोई एजेंट आता है, उसको आके कहता है जी तू मुझे 2,000 दे, मैं निकला देता हूँ और खा जाएगा। कोई 4,000 ऐसे वो दे भी रहे होते हैं, तो उनके पास थोड़ा बहुत जरूर होता है। तो हम कहते हैं कि आप अपनी मदद कितनी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 10,000 वाला कहता है कि मैं अपनी 2,000 मदद करता हूँ, तो उसका एक ना रेफरेंस नंबर हम लेते हैं। हाँ जी, उसका एक ना नंबर हम लेते हैं कोड से। वो अकाउंट नंबर होता है, उसके लिए हम कैश नहीं लेते, किसी अकाउंट में पैसा अपने में नहीं ले रहे होते, वो डायरेक्टली कोड में पैसे जाते हैं और जो थर्ड पार्टी होती है, वो सेकंड पार्टी, वो कोड से आके अपना पैसा उठा लेती है। तो सबसे पहले हम उस कैदी को कहते हैं कि आप अपने हिस्से का जो देना चाहते हो वो उसमें जमा करवाओ। उसके बाद फिर हम जो है लोगों को अपील करते हैं, दोस्तों को, और अपना हिस्सा भी जोड़ डालते हैं। तो इस तरह उसका बिल पे करने के बाद अगला कैदी पे कर लेते हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन कह लें कि 60 प्लस कैदी जो हैं वो ऐसे रिलीज करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस कैदी के पास कुछ नहीं होता, फिर जो है उसका हम सारा बिल खुद से पे करते हैं। अभी तक हम जो पहुंचे हैं वो 30,000 रियाल, 35 तक तकरीबन पहुंच चुके हैं कि 35,000 रियाल तक हम खुद कर रहे हैं। इसके ऊपर जो होते हैं उन्हें हम आस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे कि कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। सही। सर यहाँ पे जो है हमें मलिक नबीर है, उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे कि कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, आप किस हद तक इस वबा से निपटने के लिए इक़दाम करेंगे? देखिए, एक पूरी दुनिया में शऊर है और हमारी कौम में अल्लाह ताला हमें शऊर दे। बड़ी कमी देखी है मैंने, मैं खुद 3 माह पाकिस्तान में गुजार के आया हूँ, बल्कि खुद मैं कोरोना का शिकार हुआ और बड़ी सवेर हालत रही मेरी खुद की भी। उसके बावजूद मैंने देखा मेरे घर के अंदर भी वो इक़दाम नहीं थे, ना ही वो शऊर था। देखिए, हम तो ऑलरेडी चीज कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। अवेयरनेस के लिए मैं चाह रहा हूं कि अगर वॉलंटियर फोर्स बने, जो हम मास्क दें लोगों को, जो हमारे यहाँ नई लोग इस चीज पे कर रहे, उन्हें थोड़ी तलकीन करें। अगर इदारे खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, तो हमारी टीम जो जाके स्कूल्स में जो असेंबली का टाइम होता है उसमें 2-4-5 मिनट उनको दे और उन्हें जाके ये चीज सिखाए बच्चों को कि आपने घर में जाके भी अपने वालिदैन को ये चीजें सिखानी है। इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो कोरोना है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ अगर मुंह महफूज है, हाथ महफूज है, तो मरज आगे नहीं बढ़ सकता। तो इससे देखिए कि हम बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप 14 दिन के लिए अपने आप को सेव कर लें
और समझ लें कि ये वबा आपके ऊपर से टल गई। एक मरीज जो कोरोना से मुतासर हुआ वो उसे हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, तो उससे समझ लें कि आगे वो मरज नहीं फैल सकता। तो इस टाइम जो हमें जरूरत है वो मास्क की जरूरत है। हम मास्क पहने और घर से कम बाहर निकलें, मतलब बहुत जरूरी काम है तो हम बाहर निकलें, अदरवाइज हम बाहर ना निकलें। ये चीजें हम मोटिवेट कर सकते हैं उनको। एम्बुलेंसेस हमारी जो है वो उन लोगों की खुदा ना खास्ता जिनकी सेहत खराब होती है उन्हें सपोर्ट कर सकती है। सही सर, आपने जो है मुख्तलिफ शोबाजात के नाम लिए जिसमें आपने सब लोगों को जो है वो इमदाद के लिए बताया कि किस तरह से उनकी मदद की जाती है, कैदियों का भी जिक्र किया। तो यहाँ पे जो है जो डिसेबल लोग होते हैं जैसे मजदूर तबका है, ठीक है, उनके लिए आप जो है वो कोई आपने अभी तक डिपार्टमेंट जो है वो नहीं बनाया या किस तरह से उनके लिए बनाना चाहेंगे, इसके बारे में बताइएगा। देखिए उसके लिए अभी प्रॉपर डिपार्टमेंट तो नहीं बना हुआ, लेकिन उनकी हम सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, व्हील चेयर्स से भी कर रहे हैं और मतलब उनकी जो टांगे, अगर किसी की मिसाल के तौर पर टांग कटी हुई है तो हम उनको लेग्स लगा के दे रहे हैं। अभी तक तकरीबन 8 से 10 केसेस जो है हमने ये किए हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर अगर किसी की लेग नहीं और लग सकती है तो हम उसे वो मसनूई टांग जो है वो लगा के दे रहे हैं, व्हील चेयर जो है वो हम दे रहे हैं। और आगे जाके देखेंगे, ये तो देखिए ये बड़ा माइनर सा मामला होता है, इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, जब हम ये पूरे आजाद कश्मीर में इस नेटवर्क को फैला लेते हैं, ये 2-3 अजला के अंदर फैल जाते हैं, तो फिर हम जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई एक इदारा बनाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उससे मुस्तफीद हो सके। चूंकि अभी हम कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में भी हमने एक तहसील को लिया और अब जो है वो तहसील का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा इरादा है कि इसको ओपनली पूरे आजाद कश्मीर में किया जाए, मतलब मैं तहसील से दूसरी तहसील में जाऊं तो फिर तो पूरे जो आजाद कश्मीर के 10 या 11 अजला को मैं कंप्लीट करते करते एक बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी जहां से भी दोस्त अगर आवाज देते हैं तो हम उनके एरिया की एक जिला पूरा भी कर सकते हैं, तहसील भी कर सकते हैं और यूनियन काउंसिल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा, अगर वो तहसील में करवाना चाहें तो हमें एक सरबराह दें, आगे हर यूनियन काउंसिल में हम एक इंचार्ज और आगे कोऑर्डिनेटर बना के पूरी तहसील कर लें। अगर वो तहसील को नहीं कर सकते तो एक यूनियन काउंसिल में सिर्फ एक यूनिट इंचार्ज दें और आगे कोऑर्डिनेटर बना के यूनियन काउंसिल। इवन मैं कहता हूं कि अगर कोई सिर्फ अपने गांव के अंदर करना चाहता है तो हमें एक कोऑर्डिनेटर और 5 मेंबर दे दे, उसके गांव में हम हर सहूलत देने को तैयार हैं। एम्बुलेंस से लेके सिलाई स्कूल से लेके जो भी वो हमसे लेना चाहे हम उसे देने के लिए तैयार हैं। वो राब्ता मुझसे कर सकता है, मेरी फेसबुक पे मेरे सारे नंबर लिखे हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी डिटेल से अपनी जो है फाउंडेशन का बताया कि इस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और एक मोटिवेशन भी होती है लोगों के लिए कि इस काम में जो है वो हिस्सा लें। तो मैं चाहूँगी कि आप लास्ट में जो है देखने और सुनने वालों को या इस सोसाइटी को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एक अकवाले ज़री है, बड़ा प्यारा है, कहते इंसान अपने आप को जान, अपनी सलाहियतों को पहचान और इन्हें बेहतर तौर पर काम में ला। अगर तू ऐसा करेगा तो कामयाबी और कामरानी की लिज्जत पा सकेगा। हमने यहाँ पे एक बात ऐड करता हूं कि हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ, पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप 2011 में हमने बनाया था। उसका मकसद ये था कि हाजियों की खिदमत करना। हमारे हाजी आते हैं, यहाँ पे दूसरी जबान है, अरबी है, वो मुख्तलिफ जबानें उनकी होती हैं, एक जैसे ही सीन होता है, एक जैसे ही खेमे होते हैं, एक जैसी रोड होते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कौन सा उनका खेमा है और वो अपनी इबादत को भूल के अपने खेमे को, अपने रिहाइश को ढूंढ रहे होते हैं और जो पीछे उनके होते हैं वो भी इसी तरह परेशान, और पाकिस्तान वालों को पता चलता है वो भी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 3000 के करीब वॉलंटियर हर साल जाते हैं, वहां जाके उनकी मदद करते हैं, उन्हें जाके खैमों में पहुंचाना। 200-300 व्हील चेयर हमारे पास होती है जो उन्हें अगर वो चल ना सके तो चलाना। बात करने का मकसद ये था कि वहां पे हमारी जब पोजीशंस लगती हैं तो ये तलकीन की जाती है कि जिस जगह आपने खड़े होना, सबसे पहले आपने अपनी पोजीशन को देखना है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो मैं फिर दूसरे लोगों को गाइड कर सकूंगा कि मेरे दाएं तरफ ये है, बाएं तरफ वो है, आगे वो पीछे वो। और अगर मुझे अपनी पोजीशन का ही नहीं पता चलेगा तो मैं किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूं और इसने कहाँ जाना। और यही चीज इंसान के अंदर है। अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं। वो बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, फालतू कौन। यकीनन कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ सलाहियत ना दी हो। तो हम अपने आप को पढ़ें, हम दूसरों को पढ़ने की बजाय, दूसरों के ऐब या अच्छाइयां ढूंढने की बजाय सबसे पहले हम अपने अंदर झांकें, अपने अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें हम बाहर निकालें। जब वो हमारी समझ में आ जाएंगी तो हम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं।
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोग अपने आप को पढ़ो और कोशिश करो कि आपसे जितना फायदा हो सकता है वो अपने इर्द गिर्द, अपने इलाके में जो बंदा गुमनाम मर गया उसका जो है वो दूसरी पीढ़ी में नाम खत्म हो जाएगा, उसके बच्चों के बाद उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो कुछ इलाके के लिए, जो कुछ मुल्क व कौम के लिए कर जाएगा उसको कम अज कम आने वाली नस्लें याद रखेंगी। सही, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा मैसेज था आपके लोगों के लिए। इसी के साथ मैं जो है आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और आपने बहुत हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर।